मई 1882 न्यू मैक्सिको के एक कड़क प्रदेश में बोलेराम ने अपने मृत भाई के रैंच की जिम्मेदारी संभाली और वहां उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक महिला जिसका नाम अमारा था और जिसे लोग उसकी दासनी समझते थे। पूरा शहर सोच रहा था कि वो भी उसी तरह उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेगा जैसा बाकी लोग करते थे, लेकिन बो ने उससे आज़ादी दी, उसकी अपनी एक जाया गदी और उसकी जिंदगी में नर्म हाथों से दया भरा साया बना। लेकिन जब ये खबर फैल गई कि वो विशाल और डरावना काउबॉय नर्म हो गया है, तो खतरनाक लोग शहर में आ धमके। वे वह सब वापस लेना चाहते थे जो उनका माना जाता था, पर उन्हें नहीं पता था कि कुछ लोग पूरे संसार को जलाकर राख करने को तैयार होते हैं, बस अपनी प्रेमिका को छेड़ने वाले एक भी आदमी को सहन नहीं करते। जब एक शहर हिंसा और निर्दयता पर टिका हो और उस शहर के सामने एक ऐसा आदमी खड़ा हो जो दया के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हो, तब क्या होगा? पहले ये बताइए, आप कहां से सुन रहे हैं? और अगर ये कहानी आपके दिल को छूती है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल आपके लिए मैं एक बेहद खास कहानी लेकर आ रहा हूं। अगस्त की उस सुबह जब धूल का तूफान एस्पेरांजा घाटी में उठा, हवा में सेज की खुशबू थी और एक और तपते दिन का वादा। बो, जो अपने पुराने चमड़े के जूते पहनकर 6 फुट 8 इंच का विशालकाय था, रैंच के सामने खड़ा था। उसके हाथों पर सहारे और सालों के संघर्ष की छाप थी। उसके हाथों में एक पत्र था जो 3 दिन पहले उसके भाई कैलिब के दफनाने के बाद आया था। वो पत्र एक कानूनी दस्तावेज था जिसमें 2000 एकड़ जमीन, 40 गायें, एक टूटा फूटा रैंच हाउस और कुछ अनजान संपत्ति का उल्लेख था। वो उम्मीद कर रहा था कि उसे कर्ज वाले और दबंग मिलेंगे, लेकिन सामने जो मिला वह था एक महिला, अमारा, जो रैंच के बरामदे में बैठकर चीर फाड़े हुए कपड़े को सिल रही थी। उसकी आंखें गाढ़े कॉफी की तरह गहरी और निडर थीं, जैसे उसने हर मुश्किल झेल ली हो। उसकी चमड़ी में स्पेनिश विरासत की सुनहरी गर्माहट थी, साथ ही कुछ ऐसा भी था जो शहर के निवासियों से अलग था। उसके काले बाल सीधे पीठ तक जड़े हुए थे। उसका कपड़ा धुंधला नीला था और उसके कंधों पर पुराना शॉल था जो हर धागे में अनकही कहानियां लिए हुए था। तुम वो हो ना? उसने शांत आवाज में कहा, जिसमें एक गहरी शिक्षा छलकी हुई थी। मैं अमारा हूं। उसने न सिर झुकाया, न कोई दबाव दिखाया, जैसे बो का आना उसके काम में बस एक छोटा रुकावट था। शहर एस्पेरांजा घाटी की तलहटी में बैठा हुआ था। यहाँ की मिट्टी और दीवारें इतनी गर्म थीं कि सूरज अपना दहकता हुआ स्वर वहां दर्ज कर देता था। शहर के हर छोर पर एक कहानी थी। एक तरफ शराबखाना था जहां गिटार की मधुर आवाज और हंसी गूंजती थी, वहीं दूसरी तरफ सफेद चर्च था जहां पादरी मिगुएल दोनों भाषाओं, स्पेनिश और अंग्रेजी में शिविर चलाते थे। शहर के बीचों बीच लोग कठोर जिंदगी को स्वीकार कर अपना कामकाज चला रहे थे। शेरिफ टॉम ब्रैडली अपने थके हुए चेहरे पर कठोर अनुशासन बनाए हुए था, जो बार बार लड़ाई झगड़े को तोड़ता था। जनरल स्टो के मालिक पीटरसन डरपोक और चंचल थे, लेकिन काम में कुशल। पर असली मालिक था क्लेटन मॉरिस, जो करीब 5000 एकड़ जमीन के मालिक थे और शहर के हर पहलू में उनकी छाया थी। उनका ठंडा नीला आंखों वाला चेहरा उनके प्रभाव की गवाही देता था। कैलिब और मॉरिस के बीच अंधेरे सौदे रहे थे, जो आज भी जैसे रहस्यों का भार लिए हुए थे। अब जब कैलिब नहीं था, मॉरिस इन सौदों की वसूली में लगा हुआ था। रैंच हाउस भी इस कहानी का हिस्सा था, पांचालूल और टूटी छत के साथ, जहां भरपूर धूप आती थी और जिसके पिछवाड़े एक छोटा कब्रिस्तान था जहां उसके माता पिता की कब्रें थीं। उनके पिता ने बो को सिखाया था कि असली ताकत कभी हार मानने में नहीं होती, और उसकी माँ, जो जल्दी चल बसी, वह सबक नरमी से भरने का अवसर नहीं मिला। वहीं अमारा, जो जमीन की कठोरता में सब्जियां उगाने में मशगूल थी, बो को थोड़ा बहुत अपने बारे में बताती थी। कितना वक्त हुआ यहाँ? बो ने पूछा। 3 साल, उसने कहा। तुम्हें यहाँ क्या मिला? मालिक, वो जिसे खरीदा गया। शब्द खरीदा जैसे आग की तरह बो के दिल में जल उठे। अमारा ने कहा कि उसकी नजर में बो एक अलग था। बो ने सोचा, क्या सचमुच लोग बदल सकते हैं? शाम को जब बो और अमारा साथ बैठकर खाना खा रहे थे, जो एक सरल भोजन था लेकिन अपनापन भरा था, अमारा ने बो से उस शहर की उम्मीदों के बारे में कहा। लोग चाहेंगे कि तुम भी मुझे वैसे ही इस्तेमाल करो जैसे तुम्हारे भाई ने किया। वे चाहते हैं कि मैं बस उनकी संपत्ति हूं। बो ने हथेली से कप गिराते हुए कहा, मैं उनसे कुछ नहीं चाहता। मैं खुद को भी बदलना चाहता हूं। अगली सुबह बो ने तहखाने की दरवाजा खोला, जहां अंधेरा, जंजीरें, लोहे के बेड़ियां और दर्द की निशानियां थीं। ये वही जगह थी जहां उसकी समझ पहली बार टूटकर बनी। उसने समझा कि कैलिब का अतीत कितना अंधेरा था, जो उसने कभी नहीं जाना।
जब वो वापस सूरज की रोशनी में आया तो अमारा धोबी घमे कपड़े थपकाते हुए देखी। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। तुमने कैलिब की असली कुंठा देख ली, अमारा ने धीरे से कहा। बो ने उस पुराने जहरीले संसार के टुकड़ों को जमा करके आग लगा दी, मानो वह अपने भीतर के बोझ और शर्म को भी जलाना चाहता हो। 2 दिन बाद वो अमारा को अपने घोड़े के पीछे नहीं बल्कि उसके साथ बैठाकर शहर लेकर गया। शहर के लोग दंग रह गए। जनरल स्टोर में बो ने कपड़े खरीदे और अमारा के लिए लेडी के रूप में व्यवहार किया, जो शहर में कुछ अस्वीकार्य था। तभी क्लेटन मॉरस भी दुकान में आ पहुंचे। उनकी आंखों ने अमारा को मवेशी की तरह आंका। ये कैसी विचित्र बात है कि तुम्हें रखना चाहो और शहर में लेडी कहो। मॉरस ने कटाक्ष किया, लेकिन बो ने शांत रहते हुए जवाब दिया, वह मेरी सुरक्षा में है। मॉरस ने ठहाका मारा और कहा, इसे देखो, युवा बो क्यों नहीं सीखता अपने भाई की बात। शहर पूरे समय की चुप्पी में था। बो ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, वह कोई वस्तु नहीं है। अमारा ने बो से कहा, तुम्हें समझना होगा, मोज़ केवल जमीन का नहीं, इंसानों का भी मालिक है। लेकिन बो ने मन बना लिया था कि वह एक अलग तरह का आदमी बनेगा, ऐसा जो ताकत का इस्तेमाल नियंत्रित करने के लिए नहीं बल्कि संरक्षण के लिए करे। रात को बो ने अमारा को अपनी मां की एक सादी कुर्सी दी, जो कि उसका स्थान था, उसकी पहचान थी, उसका अधिकार था। इस नई शुरुआत के साथ बो ने ठानी कि वह उसी कठोर मिट्टी में जिंदगी उगाएगा जहां अभी तक केवल दर्द ही उगा है। ये कहानी है एक आदमी की जिसने अपने परिवार की कड़वी सच्चाई को तोड़ा और दया के जरिए एक नई दुनिया बसाई। एक कहानी जो बताती है कि असली बहादुरी किसे कहते हैं, जब तुम अपनी ताकत से प्यार की रक्षा करो, न कि दूसरों को दबाओ। कहानी अभी शुरू हुई है और बो और अमारा की जिंदगी अभी कई नए तूफानों से गुजरेगी, मगर उनकी जीत यह है कि वे अब अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।